हेलो, वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम अपना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। प्रीवियसली हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे वो थे कि जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो किस तरीके से रखी गई थी। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उनकी वर्किंग के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग थी, जो उसकी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, वो किस तरीके से हुई थी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पता किया था कि इसने कैसे फाउंडेशन एंड कोर वैल्यूज़ दी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आने से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए, उसकी पावर में, उसके रोल में, और उसको क्या क्या एडिशनल अथॉरिटी दी गई। फिर हमने उन अथॉरिटीज़ के बारे में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अदर फंक्शंस के बारे में जाना कि कैसे उसने लेजिस्लेटिव काम भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम के साथ साथ। और आज हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो होंगे कमिटीज़ से रिलेटेड, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या कमिटीज़ थी, क्या मेजर कमिटीज़ थी, क्या माइनर कमिटीज़ थी, और उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है वो क्या थी और उसने किस तरीके से काम किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक से जो कि है कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेजर कमिटीज़ के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत सारी कमिटीज़ बनाई हुई थी जो कि अलग अलग टास्क पे काम करती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के। इसमें से जो 8 मेजर कमिटीज़ थी और जो बाकी कमिटीज़ थी उनको हम माइनर कमिटीज़ बोलते हैं। तो हम अपनी मेजर जो हमारी कमिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली कमिटी आती है यूनियन पावर्स कमेटी। उसके बाद आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उन कमिटीज़ को जो लीड करते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि जो प्रोविंशियल स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन बनने थे उनको लीड करते थे सरदार पटेल जी। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी कही जाती है, वैसे सारी की सारी मेजर कमेटी इंपॉर्टेंट ही हैं, तो उसको लीड करते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और फिर आती है हमारी एडवाइजरी कमेटी। ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, और ये जो कमेटी है ये डील करती थी हमारे फंडामेंटल राइट्स के, माइनॉरिटीज़ के राइट्स या माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थे या जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको, ट्राइबल्स की जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, उन सारी चीज़ों को इस एडवाइजरी कमेटी में हैंडल किया जाता था। और एक्सक्लूडेड एरियाज़ जो होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करती थी, और इनको लीड करते थे सरदार पटेल जी। इस कमेटी के अंदर 5 सब कमेटी थी, यानी कि ये जो कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी, इसके अंदर सब कमिटीज़ थी। आइए देखते हैं उनके बारे में कि वो क्या क्या थी। तो हमारी पहली सब कमेटी है फंडामेंटल राइट सब कमेटी। इस सब कमेटी का काम था कि जो भी हमारे कंट्री में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड डिसीजंस होने हैं या फिर जो लॉज बनने हैं या जो चीज़ें पॉइंट्स कवर करने हैं, इवन उन पर अगर डिस्कशन करना है, तो सारे जो फंडामेंटल राइट रिलेटेड इश्यूज़ थे वो ये सब कमेटी देखती थी, और इसको हेड करते थे JB कृपलानी जी। उसके बाद जो हमारी अगली सब कमेटी है वो है माइनॉरिटी सब कमेटी, और जो माइनॉरिटी सब कमेटी थी वो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को देखती थी, यानी कि हमारे कंट्री में जो भी माइनॉरिटीज़ थे, चाहे वो ट्राइब्स हों, चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन्स हों, या फिर माइनॉरिटीज़ कास्ट हों, यानी कि एनी सॉर्ट ऑफ माइनॉरिटी इंक्लूडिंग वीमेन को भी माइनॉरिटीज़ में ही मान लीजिए आप, कहीं कहीं कुछ रीजन में। माइनॉरिटी सब कमेटी सारी माइनॉरिटीज़ के जो भी इश्यूज़ होते थे, जो भी हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो ट्राइब्स हों या वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, किसी भी टाइप की माइनॉरिटीज़ हों, जो भी उनके इश्यूज़ होते थे या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, उनसे रिलेटेड जो भी लॉ बनने हैं या फिर जो भी इश्यूज़ हैं उनके रिजॉल्व करने हैं, वो माइनॉरिटी सब कमेटी उन सारी चीज़ों को देखती थी, और इसको हेड करते थे HC मुखर्जी जी। और उसके बाद हमारी अगली सब कमेटी आती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। इसका नाम बड़ा है, नाम से आप कंफ्यूज ना हो। इसका काम ये था कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं और जो पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं और असम के जो भी एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं, उनके सारे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो लैंड रिलेटेड इश्यूज़ हों, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हों, उनके कल्चर रिलेटेड इश्यूज़ हों, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ होते थे ट्राइब्स रिलेटेड या फिर एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड, वो सारे इश्यूज़ को ये सब कमेटी हैंडल करती थी, और इसको हेड करते थे गोपीनाथ बरदोलोई जी। उसके बाद हमारी अगली सब कमेटी आती है जो कि थी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए। ये पार्शली एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए है अदर देन आसाम, यानी कि जो असम के रीजन थे, असम के जो रीजन थे, असम के रीजन्स के लिए एक डेडिकेटेड सब कमेटी बनी हुई थी। लेकिन अदर देन असम, यानी कि जो असम के अलावा जितने भी हमारे कंट्री में एक्सक्लूडेड और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं, उनके लिए एक अलग सब कमेटी बनी हुई थी, और इस कमेटी को हेड करते थे AV ठक्कर जी।
अब हम अपनी आखिरी सब कमेटी के बारे में जानेंगे, जो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सब कमेटी बनी हुई थी, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट के ट्राइबल एरियाज़ के लिए एक डेडिकेटेड सब कमेटी बनी हुई थी। और मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसको भी गोपीनाथ बारदोलोई जी ही लीड करते थे। तो ये हमारे सारे सब कमेटीज़ अब कवर हो गई हैं। अब हम अपनी दोबारा मेजर कमेटीज़ के डिस्कशन पे वापस आएंगे, जो कि हमारी छठी मेजर कमेटी, जो कि थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसका काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके रूल्स ऑन प्रोसीजर, यानी कि जो उसका प्रोसीजर है, जो उसके अंदर काम होता है, या फिर जो काम को करने का तरीका है, या उसको काम करने के जो प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में ये कमेटी डिसीजंस लेती थी। जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए चाहिए, जो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, और वेरियस सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या एक फ्लो या फिर क्या क्या अप्रोच लेनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को ये कमेटी फाइनल करती थी। अब हम आते हैं अपनी अगली कमेटी पे, जो है स्टेट्स कमेटी। और स्टेट कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कमेटी थी ये स्टेट से नेगोशिएशन करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी का काम था कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन की जाए। तो जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स थीं, उनको हमारे देश में जुड़ने के लिए मनाना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुनना, उनके साथ नेगोशिएट करना कि उनको क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे अगर वो हमारे देश से जुड़ते हैं, डिफेंस या फिर जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर जो पावर्स हैं, अलग अलग जो इश्यूज़ थे स्टेट्स के, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी। चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हों, चाहे वो इंडियन स्टेट्स हों, जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, अब उनको इंडियन प्रोविंसेस कह दिया था। तो सबके साथ में, चाहे वो हमारी बॉर्डर के बाहर की स्टेट्स हों, चाहे वो हमारी इनलैंड स्टेट्स हों, जितने भी इश्यूज़ थे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनके रीजनल रिक्वायरमेंट्स, उनके डिमांड्स, सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी को हेड करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद हमारी आखिरी कमेटी आती है, जो कि है स्टीयरिंग कमेटी। तो जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसका ये काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, यानी कि जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का फ़्लो है, या फिर जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं, कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन से काम की क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन से हमारा मतलब है कौन सी कमेटी का काम को प्रायोरिटाइज़ करना है, किसको नहीं करना। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसका काम था कि डेडलाइन सेट करना, या फिर जो पूरी की पूरी अदर कमिटीज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उस चीज़ के बारे में डिसीज़न लेना। ये स्टीयरिंग कमेटी का प्राइमरी काम था। और इस तरीके से हमारे सारे मेजर कमिटीज़ जो हैं कवर हो गई हैं, जो कि थी यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। इसी तरीके से हमने एडवाइजरी कमेटी के सारी सब कमिटीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि हैं फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी सब कमेटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, और फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। उसके बाद आती है हमारी लास्ट सब कमेटी, जो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, और फिर हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर की मेजर कमेटी, और स्टेट्स कमेटी, और स्टीयरिंग कमेटी। तो ये जो थी, ये तो हमारी थी मेजर कमेटी, जिसके बाद में हम अपनी माइनर कमेटीज़ को अब डिस्कस करेंगे। चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। जो माइनर कमेटीज़ थीं उनके भी अपने काम थे। जो मेजर कमेटीज़ थीं वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जो मेजर काम होते हैं, यानी कि जो कोर काम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, जैसे फंडामेंटल राइट्स हुए, स्टेट्स से बारगेन करना हुआ और उसकी डायरेक्शन देना हुआ, और जो माइनॉरिटीज़ या एक्सक्लूडेड एरियाज़ के जो इश्यूज़ हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना, आपस में डिस्कस करके कि क्या चीज़ बेस्ट है क्या नहीं है। यानी कि जो प्राइमरी काम थे वो सब मेजर कमेटीज़ के अंदर थे, और जो फिर सेकेंडरी काम आप मान लीजिए, इनको सेकेंडरी कहना भी गलत होगा, लेकिन जो एडिशनल वर्क होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा और जो फ्री इंडिया जो हमारा हुआ था उसमें जो कोर काम है, उन कोर कामों के अलावा जो एडिशनल काम थे, माइनर कमेटी सारे एडिशनल वर्क्स को हैंडल करती थी। माइनर कमेटीज़ में हमारी पहली कमेटी थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, और इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। उसके बाद थी क्रेडेंशियल्स कमेटी, इसको अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर हेड करते थे। उसके बाद थी हाउस कमेटी, उसको बी पट्टाभी सीतारमैया हेड करते थे। और उसके बाद हमारी आती है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसको डॉक्टर के एम मुंशी जी हेड करते थे।
फिर हम अपनी अगली कमेटी के बारे में आएंगे जो कि थी एडहॉक कमेटी, जो कि नेशनल फ्लैग के डिसीजंस देखती थी। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। और फिर एक कमेटी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस के रिगार्डिंग कमेटी बनी हुई थी, उसको जीवी मवलंकर जी हेड करते थे। उसके बाद थी एक एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट में, एस वरदाचारी जी, ये एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के हेड थे और ये असेंबली मेंबर नहीं थे। और फिर हमारी अगली कमेटी है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो कि चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस थी हमारे स्टेट्स के अलावा, जो हमारी 4 प्रोविंसेस थी, उसको बी पट्टाभी सीतारमैया जी हेड करते थे। उसके बाद हम अपनी अगली कमेटी के बारे में जानेंगे जो कि है एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे यूनियन का, तो उसकी जो फाइनेंशियल प्रोविजंस थे, यानी कि जो उसके खर्चे से रिलेटेड प्रोविजन मिले हुए थे या जो उसका बजट था, जो उसके डिसीजंस लेती थी या फिर उसको देखती थी, वो थी एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको नलिनी रंजन सरकार हेड करती थे और वो भी एक असेंबली मेंबर नहीं थे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो माइनर कमिटीज़ हैं, माइनर कमिटीज़ के हेड नॉन असेंबली मेंबर्स भी थे। ऐसे ही हम अपनी अगली माइनर कमेटी के बारे में जानेंगे जिसको भी एक नॉन असेंबली मेंबर लीड कर रहे थे और वो थे SK दारजी। और हमारी अगली सब कमेटी है स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन रहा है उसको एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का था और इसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको हेड कर रहे थे BR अम्बेडकर जी, और उस कमेटी का जो ड्राफ्ट बन रहा है एक तरीके से, उस ड्राफ्ट को एग्जामिन करने की जो कमेटी थी उसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, और वो एक माइनर कमेटी थी। और हमारी लास्ट माइनर कमेटी है एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, जिसको S वरदाचारी लीड कर रहे थे, जो कि एक असेंबली के मेंबर नहीं थे, यानी कि यह भी असेंबली के मेंबर नहीं थे। और इस तरीके से हमारी माइनर कमिटीज़ का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो हमने मेजर कमिटीज़ एंड माइनर कमिटीज़ को कवर कर लिया है। मेजर कमिटीज़ के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में जाना था, माइनर कमिटीज़ के बस हमने नाम और उनके हेड्स के बारे में जाना है। इनके जो नाम हैं वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कि जैसे प्रेस गैलरी कमेटी है, ये प्रेस से रिलेटेड डिसीजंस लेती थी या डिस्कशन होता था, या फिर जो भी इनपुट आउटपुट प्रेस रिलेटेड होता था वो इस कमेटी के थ्रू होता था। और जो सिटीजनशिप से रिलेटेड बातचीत चल रही थी कि भाई सिटीजनशिप के क्या रूल्स होंगे और उसके क्या क्राइटेरियंस होंगे, वो ये कमेटी देखती थी। तो अब हम अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के सेक्शन पे आ गए हैं। इस सेक्शन में हम इस कमेटी के रोल और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, हमने इसको इम्पोर्टेंट क्यों कहा है, वो जानेंगे। तो जितनी भी कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो कही जाती है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये जो कमेटी है ये 29 अगस्त 1947 को सेटअप की गई थी। ये वह कमेटी थी जिसको एक टास्क दिया गया था कि एक ड्राफ्ट बनाया जाए नए कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी यह जो कमेटी थी इसका काम था कि जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ड्राफ्ट को प्रिपेयर करे। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि इसको हेड करते थे, जो इसके चेयरमैन थे। उसके बाद इसमें थे N गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद इसके तीसरे मेंबर थे अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके चौथे मेंबर थे डॉक्टर KM मुंशी। इसके 5वें मेंबर थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। उसके बाद हमारे मेंबर थे अगले N माधवा राव, जिन्होंने BR मित्तर जी को रिप्लेस किया था क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था अपनी ख़राब तबीयत की वजह से। N माधवा राव जी BR मित्तर को रिप्लेस करके आए थे क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद हमारे 7वें और आखिरी मेंबर थे TT कृष्णमाचारी जी, जो DP खेतान जी की रिप्लेसमेंट के बाद आए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। और तो ये 7 मेंबर्स थे जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाते थे, और इन लोगों ने ही ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का या फिर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ड्राफ्ट को बनाने का काम किया था। कुछ एडिशनल पॉइंट्स है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है एडिशनल पॉइंट्स में कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अदर कमिटीज़ के प्रपोजल्स को देखते हुए, उनके फीडबैक को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया था, और वो ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ था। इस पहले ड्राफ्ट के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8 महीने दिए थे पीपल ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत के लोगों को, और अदर कमिटीज़ को भी हम मान लेते हैं, कि इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सही है क्या नहीं है, क्या चेंज होना चाहिए, यानी कि जो फीडबैक है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए उस फीडबैक के बाद या नहीं। और
पब्लिक के कमेंट्स को कंसिडर करने के बाद में और उनके क्रिटिसिज्म को, जो ड्राफ्ट बना था उसके जो क्रिटिसिजम्स हुए होंगे उनको देखने के बाद में, और उसके ऊपर जो सजेशंस थे, यानी कि जो इश्यूज़ हैं या जो फीडबैक है या जो लोगों को और अदर कमिटीज़ को चेंजेस की रिक्वायरमेंट लगी होगी, उनके सजेशंस और उनके क्रिटिसिजम्स के बाद में एक ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस फीडबैक को देखते हुए और सारे अमेंडमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स के बाद में एक सेकंड ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया, और वो जो सेकंड ड्राफ्ट है वो अक्टूबर 1948 में पब्लिश कर दिया गया था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको 6 महीने से भी कम समय लगा था ड्राफ्ट को बनाने में, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो सिर्फ 141 डे के लिए बैठी थी। तो ये था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी का टॉपिक, जिसमें हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में जाना और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, यानी कि उसको तैयार करना। तो इन ऑल हमने सारी मेजर कमिटीज़, माइनर कमिटीज़ और उस मेजर में भी एक डेडिकेटेड ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जाना। और ये था हमारा कमिटीज़ के ऊपर आज का टॉपिक, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।